आज हम डिस्कस करेंगे विलियन चैप्टर का अगला टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अणु की संख्या पर निर्भर करने वाला गुणधर्म। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसीएफ, नीट का एग्जाम्पल, नीट का जो एग्जाम है वो, उसमें इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। नाम से पता चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन, या सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि तनु विलियन के वे गुणधर्म, तनु विलियन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या, जो विलय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। Those properties of a dilute solution, ठीक है, those properties of a dilute solution which depends on number of particles of solute, are called colligative properties। ठीक है, ध्यान रखना, colligative properties किसका गुण है? ये केवल तनु विलयन का गुण है, only property of the dilute solution। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन में ये गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, दूसरी सिंपल सी बात कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सीपी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक, अब ये 4 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन में 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन, दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक में अवनमन, दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी, हिमांक में अवनमन। और चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म होता है परासरण दाब, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं तनु विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, इनके नाम याद रखना और इनके नाम एज इट इज याद रखना, जैसे लिखा है वैसे। ठीक है, क्योंकि यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो पहला सवाल ही कंपटीशन लेवल पे ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो ध्यान रखना, क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, दैट मीन्स जो है फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ये जैसे लिखा है पूरा वो अणुसंख्यक गुणधर्म है, मीन्स वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, रिलेटिव लोअरिंग ही अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, उन्नयन का मतलब था बढ़ना, यही अणुसंख्यक गुणधर्म है पूरा। हिमांक नहीं है, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण नहीं है, परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑल्सो इंक्रीज। मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेंगे अगर इनमें से कोई भी
जो है कणों की संख्या में वृद्धि लाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का एक मेन कारण है, वो क्या है, जो भी मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है अपने को, अणुभार, किसका अणुभार? बड़े अणुओं का, जैसे कि पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मीन्स बहुलक। तो जो बहुलक होते हैं, बहुत बड़े अणु होते हैं, बहुलक हुए, जैसे प्रोटीन हुआ, प्रोटीन, या जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, लिपिड, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैव अणु, ठीक है, उन सब का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी कि अणुभार जो होता है, वो अणुभार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अणुभार ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ ले कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों पढ़ते हैं, तो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने का कारण क्या है? इससे अपन अणुभार, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जो है पॉलीमर्स या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या बड़े अणुओं का। तो ये इसका आंसर होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना। उसमें भी मैं आपको और अच्छे से या डिटेल में बताऊं तो एक और बात ध्यान रखना कि इन चारों में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है, किसके लिए? मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, अणुभार ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान रखना इन चारों में से इट इज दी बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज बेस्ट सीपी टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विधि कौन सी है? परासरण दाब विधि। क्लियर? अब देखो इन अणुसंख्यक गुणधर्मों पे अपने को सवाल कैसे पूछते हैं, उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। वो मैं कुछ यहाँ देखा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म पे। इसके लिए आपको ये ट्रिक ध्यान रखना कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कणों की संख्या। ठीक है, कणों की संख्या समानुपाती होती है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने ज्यादा कण होंगे अणुसंख्यक गुणधर्म उतने ही ज्यादा होंगे। तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, और अगर अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ? चारों अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज। क्या मतलब हुआ इसका? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन, दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स क्वथनांक जो है, परासरण दाब जो है वो भी बढ़ेगा। मतलब कि कणों की संख्या बढ़ती है तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ता है। लेकिन इसके आगे ध्यान रखना, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी। अब आप देखो, अगर वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा तो इसका मतलब वाष्प दाब क्या हुआ? कम हो गया। वाष्प दाब में कमी बढ़ रही है, और इसका मतलब क्या? वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा। तो वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर में कमी आएगी अगर कणों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है एलिवेशन, यानी बढ़ना। तो जब कणों की संख्या बढ़ती है तो वाष्प जो है क्वथनांक में उन्नयन बढ़ता है। क्वथनांक में उन्नयन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? चीज का क्वथनांक भी क्या होगा? विलयन का बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। डिप्रेशन मतलब कमी, तो हिमांक में कमी बढ़ेगी। सुनना इसको, ढंग से सुनना है ना। हिमांक में कमी बढ़ेगी, इसका मतलब हिमांक क्या हो जाएगा? हिमांक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई कमी बढ़ रही है, कमी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कम होना। और परासरण दाब में कुछ भी नहीं आगे ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि परासरण दाब कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट इस तरह से याद रख सकते हो डायरेक्टली बाय ट्रिक, कि अगर कणों की संख्या बढ़ती है तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक बढ़ता है और परासरण दाब बढ़ता है, जबकि वाष्प दाब और हिमांक घटते हैं अगर कणों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अगर आपको इतना सा क्लियर है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो गया। जैसे मैं बताता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। एक सवाल बना के दे दिया या एक एग्जाम्पल बना के दे दूं मैं आपको। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास 4 सॉल्यूशन है। फर्स्ट है 1m NaCl, सेकंड है 1m कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, थर्ड है 1m एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और फोर्थ है 1m ग्लूकोज या 1m यूरिया। ठीक है,
1m यूरिया। ये आपके पास 4 विलियन देती है। आपको बोल दिया कि इनका क्वथनांक का क्रम क्या होगा। ये सब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 1m NaCl 1m कैल्शियम। तो इन चारों में आप सबसे पहले तो कणों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन कितने कण बना रहा है। जैसे NaCl है तो NaCl 2 कण बनाएगा, एक बनेगा Na+ और एक बनेगा Cl-, मतलब इसमें कणों की संख्या हो गई 2। कैल्शियम क्लोराइड अगर टूटेगा तो 3 कण बनेंगे, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड बनेंगे, मतलब टोटल कणों की संख्या हो गई 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक एल्यूमिनियम बनेगा और 3 क्लोराइड यानी 3 Cl बनेंगे, तो टोटल कणों की संख्या हो गई 4। और यूरिया एक विद्युत अनअपघट्य है, दैट मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस में नहीं टूटते हैं। तो आयंस में नहीं टूटते हैं मतलब अकेला रहेगा, तो यूरिया एक कण के रूप में रहेगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। यूरिया टूटेगा नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनअपघट्य है, पानी में जाकर आयन नहीं बनाता है। अब आपको इन चारों का क्रम पूछ लिया कि इन चारों के क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो आप देख लीजिए क्वथनांक के क्रम में क्या करना है, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसमें आ रही है, AlCl3 में, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि BP का क्रम क्या होगा, AlCl3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कणों की संख्या 3 है। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, कणों की संख्या 2 है। और सबसे कम कण है यूरिया में, तो यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्लियर। अगर आपको पूछ लिया इनके वेपर प्रेशर का क्रम क्या होगा, वाष्प दाब का क्रम क्या होगा, तो इन चारों के वाष्प दाब का क्रम बनाइए। तो वाष्प दाब में आपको क्या ध्यान रखना है, कणों की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब जिसमें कण सबसे कम है उसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका हुआ, यूरिया का, तो यूरिया का वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड, और सबसे कम वाष्प दाब हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का। क्लियर। आपको पूछ लिया परासरण दाब का क्रम क्या होगा, तो जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसमें परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा परासरण दाब एल्यूमिनियम क्लोराइड क्रिएट करेगा, फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, और सबसे कम परासरण दाब क्रिएट करेगा यूरिया। इज दैट क्लियर। तो ये होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और इन अणुसंख्यक गुणधर्मों का यूज क्या है, अणुभार ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपको बताता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा। ठीक है, योर क्वेश्चन नंबर 1, which of them has highest osmotic pressure, इनमें से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन इज किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, पहला ऑप्शन दे दिया 1m यूरिया, सेकंड दे दिया आपको ऑप्शन 0.1m NaCl, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया 0.01m एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0.001m K4FeCN6। ध्यान से देखना, ये नीट में पूछा हुआ सवाल भी है। इनमें से किसका परासरण दाब जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो अब आपका कंसेप्ट आप चेक कीजिए, किसका परासरण दाब ज्यादा होगा, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, अब पहले तो क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में सबकी सांद्रताएं समान थी, कंसंट्रेशन 1m 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 1m। इस बार इनकी कंसंट्रेशन भी चेंज है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी चेंज हैं, अणु भी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले कणों की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, कंसंट्रेशन से, जिससे कुल कणों की संख्या आएगी। जैसे 1m यूरिया, तो 1m यूरिया मीन्स कंसंट्रेशन कितनी है 1, और कण कितना बनाएगा यूरिया 1, तो टोटल कणों की संख्या कितनी आएगी 1। ऐसे ही 0.1m NaCl, तो 0.1m NaCl मतलब सांद्रता कितनी है 0.1m, 0.1m इंटू कितने कण बनाएगा, 2 कण बनाएगा, तो इंटू 2 इक्वल टू 2.2 इक्वल टू 0.2।
तो इसके 0.2 कण बनेंगे। ऐसे ही 0.01 m AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 0.01 m, तो 0.01 इंटू एल्यूमिनियम क्लोराइड 3 कण बनाएगा, कणों की संख्या हो गई 0.03। एंड सिमिलरली 0.001 m K4 FeCN6, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना लास्ट वाले को, और कंफ्यूज मत होना कहीं पर भी, ठीक है। तो लास्ट में जो एग्जाम्पल लिखा है K4 FeCN6, इसमें ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट नहीं टूटता है। कोऑर्डिनेशन का यही रूल होता है कि ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें जो है वो आयन बनाती है। तो कितने आयन बने, पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर है तो 4 आयन तो पोटेशियम बनाएगा, और एक ये पूरा ब्रैकेट वाला आयन रहेगा। ऐसे नहीं काउंट करना है 4, 1 आयरन, 5 और 6 साइनाइड, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगा, तो ब्रैकेट पूरा एक रहेगा, यानी एक पूरे ब्रैकेट वाला आयन, जिसे अपन संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे इसको। तो टोटल कणों की संख्या कितनी हुई, 5 कणों की संख्या। तो इस एग्जाम्पल को आप जरूर ध्यान रखना है ना, इसमें दिखता है कि बहुत सारे कण हैं लेकिन 5 कण हैं। अब इसकी सांद्रता, इसके कुल कण देखो, 0.001 इंटू 5 इक्वल टू 0.005 कणों की संख्या। तो मेरा कंसेप्ट आपको मैं क्या क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि अगर सांद्रताएं समान हैं 1m 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 1m, तब अपने को इस तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो जो कणों की संख्या होगी वही आपको पुट कर देनी है। लेकिन अगर सांद्रताएं भी अलग अलग है, जैसे यहाँ चारों की सांद्रता अलग है, उस कंडीशन में अपन सांद्रताओं को पहले कणों की संख्या से गुणा करके कुल कणों की संख्या ज्ञात करते हैं कि कुल कितने कण बनेंगे। तो 1m यूरिया से 1 बनेगा, 0.1m NaCl से 0.2 बनेगा, 0.01m AlCl3 से 0.03 बनेगा, और 0.001 से 0.005 बनेगा। अब आप देखिए किसको ज्ञात करना है, परासरण दाब, और इसके लिए क्या कंसेप्ट है, कणों की संख्या बढ़ने पर परासरण दाब भी बढ़ता है। तो किसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा है, 1m यूरिया। 1m यूरिया में कणों की संख्या सबसे ज्यादा आ रही है, इसलिए सबसे ज्यादा परासरण दाब 1m यूरिया का होगा। आगे बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस प्रकार से अपन, इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रम लिखो, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आता है कि क्रम बनाइए, तो इस तरह से अपन को क्रम बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ देम हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है हिमांक, तो किसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फर्स्ट इज 0.1m NaCl, सेकेंड 0.01m K4 FeCN6, थर्ड ऑप्शन है 0.1m अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.01m CONH3 होल 6 Cl3। इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखो कंसेप्ट चेक कीजिए। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनमें से कणों की संख्या कितनी कितनी है सबकी, ठीक है। तो इस बार मैं डायरेक्टली लिख दूं इनके ऊपर 0.1m NaCl, तो 0.1 इंटू 2 कण बनाएगा, 2 कण बनाए तो इसके लिए कणों की संख्या हो गई 0.2। 0.01m K4 FeCN6, तो 4 पोटेशियम और एक पूरा ये आयन रहेगा, संकुल आयन, यानी कुल कणों की संख्या हो गई 5, तो 0.05 कणों की संख्या। सिमिलरली 0.1m अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट कितने कण बनाएगा, इसको ध्यान से देखना। स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये पूरे गिन लेते हैं, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 8, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऐसे नहीं काउंट करना है, आयन काउंट करने। आयन का मतलब 2 अमोनियम आयन बनेंगे और एक कार्बोनेट बनेगा, 2 NH4 प्लस और 1 CO3 -2, तो एक कार्बोनेट 2 अमोनियम, मतलब कुल कणों की संख्या 3 हो गई, तो इट इज 0.3। सिमिलरली CONH3 होल 6 Cl3, अब देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का नहीं काउंट करना है, ये ब्रैकेट पूरा एक आयन बनेगा और 3 क्लोराइड है, तो 3 क्लोराइड और एक ब्रैकेट वाला आयन, मतलब टोटल 4 आयन हो गए।
4 आयन से बनेगा 0.04। कर लिया, इनमें कणों की संख्या निकाल ली। अब अपना कंसेप्ट यानी ध्यान से एकदम जो है कांस्टेंट होके सोचिए कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो कणों की संख्या सबसे ज्यादा जिसमें है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, अमोनियम कार्बोनेट का, क्योंकि कणों की संख्या सबसे ज्यादा है 0.3। और जिसमें कणों की संख्या सबसे कम होगी 0.04, इस लिस्ट इन चारों में सबसे कम 0.04 है। तो जिसमें कणों की संख्या सबसे कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो योर आंसर इज 4.04 सबसे कम है, तो कणों की संख्या कम होने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन पढ़ते हैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। 1 बाय 1 मैं आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इज ए विच इज वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, समझते हैं इसको कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में सॉल्वेंट यानी कि विलायक भरा हुआ है। सपोज दैट ये वाटर है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, कोई सोल्यूट इसमें नहीं मिलाया, विलयन नहीं बनाया, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। और यही कंटेनर है जिसमें अपन ने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया और इसका विलयन बन गया। ये हो गया विलयन और सॉल्वेंट जो है उसके साथ साथ सोल्यूट भी ऐड हो गया, अपने साथ में इसमें कुछ सोल्यूट भी आ गया। तो सोल्यूट के कुछ कण ऐसे होंगे, कुछ कण विलयन के अंदर होंगे, इस तरह से। कौन सा सोल्यूट मिलाया है इसमें, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स अवाष्पशील विलय। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब होता है ऐसा सोल्यूट जो खुद वेपोराइज्ड नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो खुद वाष्प में नहीं बदलता है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं इस कंटेनर को गर्म करूंगा शुद्ध विलायक को, तो धीरे धीरे यहां से क्या होगा, विलायक की वाष्प बनेगी, यानी विलायक धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पित होगा। विलायक के कण ऊपर की ओर उठेंगे और ये विलायक के कण वाष्पित हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऊपर क्या कलेक्ट हो जाएगी, ऊपर वाष्प एकत्रित होगी और इस बार वाष्प की संख्या जो है वो ज्यादा होगी, ज्यादा वाष्प बनेगी, क्योंकि किसका है सॉल्यूशन, मतलब जो पात्र में भरा हुआ वो केवल क्या है, शुद्ध विलायक है, कोई विलय उसमें नहीं डला हुआ है। मान लीजिए इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। सपोज दैट इसका वाष्प दाब का मतलब समझ लो पहले। तो वाष्प दाब का मतलब होता है इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर डाला गया दाब। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अभी वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अब जैसे इसमें अपन ने अवाष्पशील विलय मिलाया तो क्या होगा कि विलय के कुछ कण कहां जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, और सतह पर आ जाएंगे तो अब विलायक को वाष्पित होने के लिए जो जगह मिलेगी वो कम मिलेगी। या आप यूं कह दो कि जो विलायक के कण हैं वो जैसे ही वाष्पित होने जाएंगे वो विलय के कण से टकरा के वापस क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना। जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका जो अब वाष्प बनेगा ऊपर, वो वाष्प पहले की तुलना में क्या बनेगा, कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, बिकॉज सोल्यूट के कण, विलय के कण विलायक को वाष्पित होने से रोकेंगे। ये खुद वाष्पशील नहीं है लेकिन विलायक को भी रोकेगा, तो अब वाष्प कम बनेगी। वाष्प कम बनने का मतलब वाष्प दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए विलयन का वाष्प दाब है PS, सपोज दैट विलयन का जो अब वाष्प दाब लग रहा है वो PS है। ठीक है, तो अब अपन क्या कह सकते हैं, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलायक का ज्यादा होगा या विलयन का ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन बनते ही वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कुछ विलायक के कण जो है वो वाष्पित नहीं हो पा रहे हैं। पहले ज्यादा वाष्पित हो रहे थे, अब कम वाष्पित हो रहे हैं, तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। इसी वाष्प दाब में कमी यानी कि P0 माइनस PS को हम बोलते हैं वाष्प दाब में, ध्यान से सुनना, इसी को अपन बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है।
तो अभी तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, तो पी नॉट माइनस पी एस, वाष्प दाब में होने वाली कमी। अब आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। परिभाषित कर लो उसको, खुद ही सेल्फ डिफाइन करो उसको, क्या होगा डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या है, पी नॉट। पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो परिभाषा क्या बनी, शुद्ध विलायक वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। द रेशियो ऑफ द डिप्रेशन और lowering in vapor pressure divided by or lowering in vapor pressure and vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering in vapor pressure, RLVP कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जैसे ही किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा बनने वाले विलयन से। आगे बढ़ते हैं, वाष्प दाब में ये डिप्रेशन यानी कमी क्यों आ रही है, आप बताइए क्यों आ रही है कमी, क्योंकि आपने उसमें क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया। इसका मतलब ये जो वाष्प दाब में अवनमन है, दैट मीन्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, सो इट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, ये विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, वापस सुनना, वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, एक्स सोल्यूट, एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, और मोल भिन्न के बराबर होगा किसके, विलायक के नहीं, विलय के, क्योंकि विलय से ये डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं अदर वर्ड्स में राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वाष्प दाब में जो अवनमन, आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, इसे राउल्ट का नियम भी कहते हैं, राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन को पता है एक्स विलय, एक्स का मतलब क्या होता है, मोल भिन्न, और मोल भिन्न किसके बराबर होता है, एक के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इसको और आगे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो और आगे ये इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट यानी एक्स विलय, और इजी कीजिए तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, विलय के मोल बटा विलयन के मोल, यानी कि स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, वेयर स्मॉल एन इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल हो गए स्मॉल एन हो गया विलय के मोल, और कैपिटल एन हो गया विलायक के मोल, विलायक के मोल, यही होता है मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्न पढ़ चुके हैं अपन। तो एन मतलब विलय और ये हो गया टोटल विलयन। अब अपना सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, डाइल्यूट मींस तनु विलयन, और तनु विलयन की क्या शर्त होती है, तनु विलयन की शर्त होती है कि विलय बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, विलय का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट यानी विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम होता है। तो अगर ये बहुत कम होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फिर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, इस डिनोमिनेटर में मैं इसमें n को और कैपिटल N में स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो नेग्लेक्ट कर दिया तो हो गया n अपॉन कैपिटल N, मतलब विलय के मोल बटा विलायक के मोल। और अपन जानते हैं मोल किसके बराबर होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटा अणुभार। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अब सॉल्यूट के लिए मैं लिख रहा हूं स्मॉल w, तो ये हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम डब्ल्यू, मतलब कि विलय के मोल डिवाइड बाय विलायक के मोल, तो विलायक के मोल के लिए हो जाएगा कैपिटल एम डब्ल्यू अपॉन कैपिटल W। ये होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां से अपन सारी वैल्यूज पुट करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज पुट करके अपन अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, स्मॉल w क्या है, विलय का भार जो आपको दिया हुआ होगा, विलय का भार ग्राम में। ठीक है, स्मॉल कैपिटल एम डब्ल्यू क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक आपको दिया हुआ होगा पानी है या बेंजीन है, तो विलायक का अणुभार। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो गया विलायक का भार किसमें, ग्राम में।
तो सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ज्ञात करके अपन अज्ञात विलय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट का मतलब विलय के मोल भिन्न, विलय के मोल भिन्न क्या होते हैं, एन अपॉन एक के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल हो गया एन प्लस एन, और तनु विलयन है तो स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन। स्मॉल एन यानी विलय बहुत कम होगा विलायक से, तो इसमें एन को नेग्लेक्ट कर दिया और नेग्लेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला अपने को मिला जहां से अपन अज्ञात विलय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ साथ अपन इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, संख्यात्मक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी आपने इस लेक्चर में क्या सीखा कि जैसे ही विलायक में विलय मिलाया जाता है, बनने वाले विलयन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, क्योंकि अगले लेक्चर में ये लाइन वापस काम आएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक से सदैव कम होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। धन्यवाद।